नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी जी। सुंदर जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरलाल जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी ये मान के बैठी है कि मतलब जहां 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए या जहां 3 बार कांग्रेस हार जाए लगातार, वहां कांग्रेस पटल से गायब हो जाती है लगभग। आपको क्या लगता है कि ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये गलत फहमी है या वाकई में सत्यता है? देखिए, ये गलत है। जो दिया जला है वो बुझेगा, ये मान के चलिए आप। कोई ऐसी दिया ही नहीं है जो हमेशा जलती रहे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है तो ये उनकी सोच में कमी होगी। मैं उनको ये राय देना चाहता हूँ। आज 40 साल 45 साल राज करने के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस कई राज्यों में पुनः आने का प्रयास कर रही है और आ नहीं पा रही है। इसलिए मैं इतने कहना चाहता हूं कि वो सबक इस बात से सीखें कि जो दिया जला है वो बुझेगा, और जो बुझा हुआ है वो जल भी सकता है। उसका अर्थ ही यही है। उसका अर्थ भी यही है कि जो बुझा है वो फिर जल सकता लेकिन वो 70 साल का एक कहते हैं कि भाई सरकार से वो बाहर इसलिए हुआ कि 70 साल में आपने देश के लिए कुछ नहीं किया। ये दिया इसलिए बुझा है कि जो आपके काम का तेल था वो चुक चुका है। है। देखिए, मैं ये मानता हूं पुरोहित जी, उस 70 साल को खराब कहने वाले लोग अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। उन्हीं के माता पिता, उन्हीं के बाबा दादा, उन्हीं के पूर्वजों ने, हमारे भी पूर्वजों ने, सब ने मिलकर इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बनाया है। वो अपने पूर्वजों को गाली न दें, अपनी बात कहें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है। इस देश में सरकार बनाने में आज जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके पूर्वजों को का भी सहयोग रहा है। और उनके पूर्वज भी अगर वो कहीं अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो इस देश की आजादी की लड़ाई में कहीं हो सकता वो भी रहे हो, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में। बाद में ये आरएसएस तो बाद में आया है। 1925-25 में मेरा ख्याल इसका निर्माण हुआ है। इसके पहले तो पूरे देश के लोग एक साथ मिलकर इस देश को आजाद कराना चाहते और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे। एक ही मशाल देश के अंदर थी, वो कांग्रेस के विचारधारा कि देश के सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, व्यापारी सब मिलकर इस देश को आज़ाद कराएं और एक सुंदर भारत का भविष्य में निर्माण करें और अपने हाथ में इसकी बागडोर इस देश की जनता ले, अपने देश की। निश्चित रूप से सुनेगी भारतीय जनता पार्टी आपकी बात। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण रहे सुंदर जी, जिस वजह से इस देश को आज़ादी के पहले से लेकर और एक बहुत बड़े समय तक लगातार मार्गदर्शन देने वाली पार्टी आज खुद कहीं ना कहीं डेरेल है, कहीं ना कहीं पटरी से उतरी हुई है? उसका सीधा सा कारण है, देखिए पुरोहित जी, मुख्यतः इस देश में दो विचारधाराएं थी, दक्षिणपंथी और वामपंथी। और एक दक्षिणपंथी और वामपंथी के बीच का एक रास्ता था। कांग्रेस की विचारधारा जो मध्य में थी और वामपंथी के नजदीक थी, वो प्रारंभ से इस देश को आगे बढ़ाने में लग गई और विशेष तौर से गरीबों को आगे बढ़ाने में, किसानों को संबल देने में, नौजवानों को शिक्षा देने में, इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन जो दक्षिणपंथी ताकतें इस देश के अंदर थीं, उन्होंने जात के आधार पर वामपंथी सोच रखने वाले लोगों को बांट दिया, जात के आधार पर। और उसके दुष्परिणाम आए, जैसे बहुजन समाज पार्टी आ गई। वो वर्ग हरिजन और आदिवासी जिनका उत्थान में कांग्रेस निरंतर लगी रही, सभी वर्ग के अशिक्षित लोग, उनको भी ऊपर करने में कांग्रेस लगी रही।
धर्म के नाम पर सारे धर्म के लोगों को एक साथ लेके जो कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, धर्म के नाम पर भी इस देश के अंदर विभाजन हुआ, मंदिर और मस्जिद के नाम पर विभाजन हुआ, और उसके दुष्परिणाम ये आए कि जिनको इस देश के अंदर कभी नहीं सत्ता मिलनी चाहिए, जो इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं ली, वह सत्ता में बैठे हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो बड़े संघर्ष के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस ने स्थापित किया है, उन मूल्यों को नष्ट करने में लग गए हैं। अब देखिए, कॉलेजेस में झगड़ा है, वहाँ चाहे जेएनयू का मामला हो, चाहे साउथ इंडियन कॉलेज का मामला हो, कहीं भी हो, तो कोई ना कोई वो विवाद ऐसा खड़ा करके ला देते हैं, राजनीति में धार्मिक बातें करने लगेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं। धर्म की परिभाषा ही वो बदल रहे हैं। इस देश में राम को कौन नहीं मानता, बुद्ध को कौन नहीं मानता, महावीर जी को कौन नहीं मान रहा है, लेकिन उनके आईने, उनके दृष्टिकोण गलत हैं। और ये दो कारण ऐसे रहे जिसके वजह से कांग्रेस में कमजोरी आई है। जी, ये मैं कमजोरी की वजह तो समझ गया, लेकिन वो तो अपने हथकंडे अपनाएंगे अगर आप उन्हें हथकंडा करार दे रहे हैं, लेकिन उनका सामना कांग्रेस कैसे करेगी? देखिए, कांग्रेस उनका बाखूबी सामना करेगी और करने में लगी है। हम कहीं विफल हो रहे हैं, ये बात दूसरी है। कांग्रेस की विचारधारा के सामने अगर अंग्रेज इस देश में नहीं टिक पाए तो ये कितने दिन टिकेंगे, इसको आप अंदाज कर लीजिए। कांग्रेस की विचारधारा गंगा की तरह पवित्र है। सभी धर्म, सभी जात, सभी को साथ में लेके देश को विकास के रास्ते में ले जाना। हमने इस देश के अंदर नदी नहीं बांटे, नाले नहीं बांटे, पहाड़ नहीं बांटे, मंदिर नहीं बांटे, गिरजाघर नहीं बांटे। आज हो क्या रहा? आज देखिए ना देश के अंदर हो क्या रहा। सरकार के पैसे में अभी जो उज्जैन में कुंभ हुआ, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे होल्डिंग्स हो, चाहे शहर हो, कस्बे हो, गली हो, सब जगह केवल एक होल्डिंग लगी रही, वो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अकेले फोटो लगी थी, ये उज्जैन के कुंभ को लेकर। क्या शंकर जी पर उनको सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है? उनको देवता नहीं मानते, कृष्ण जी को नहीं मानते, राम किसको? एक भी तस्वीर किसी स्थापित जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे हृदय में यहाँ के लोगों के मन में है, उनकी एक फोटो कहीं आपको देखने को मिल रही है तो बताइए। ये ऐसे, लेकिन जब वोट आएगा तो उल जलूल बात कर देंगे, भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। सरकार के पैसे में शिवराज सिंह जी देवता बन रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देवता बन रहे हैं, और पैसा गरीब का। नहीं, ये जैसे देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक नर्मदा सेवा यात्रा निकाल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि वो गंगा माँ के पुत्र हैं, यूपी के दत्तक पुत्र हैं, उन्हें गोद लिया, यूपी ने माँ का बुलावा आया है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक क्षेत्रीय दल के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो आपके ऊपर ये भी आक्षेप आया है कि क्या ऐसी मजबूरी थी जो आपको एक राष्ट्रीय पार्टी को एक क्षेत्रीय दल से गठबंधन करना पड़ा? 2-3 सवाल आपने मिला दिए। जी जी। नर्मदा नदी की बात किया आपने और उत्तर प्रदेश की बात किया। नर्मदा नदी की सफाई और पवित्रता कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। एक नदी नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर या देश में जितनी नदियां, सब में प्रदूषण दूर हो, ये कौन नहीं चाहता है? हम भी चाहते हैं प्रदूषण दूर हो, लेकिन उसके साथ साथ पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को प्रदूषित करने वाले लोग उधर नजर असलियत की दिशा में न चली जाए, इसलिए ये इस तरह की ज्यादा बात करते। करिए ना आप, लेकिन 634 जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्टर से एक झटके में निकाल दिए गए, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो अपवित्र लोग हैं। वो कौन लोग थे? उनके माता पिता अपवित्र, जो लुट गए, उनसे पैसा भी खाया, उनकी पूरे 5 साल 7 साल जिंदगी बर्बाद हो गई। पति पत्नी सब लोग आज आत्महत्या करने की कगार पर खड़े हुए हो। वो कौन सी नर्मदा थी, हमें बताएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी से पूछिए, वो कौन सी नर्मदा थी जो यहां 7 साल 8 साल व्यापम में लूट मच गई? एक होनहार, योग्य,
आदमी किसी पोस्ट पे नहीं गया, और जो चपरासी बनने लायक नहीं था वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर चपरासी नहीं बन सका। ये नर्मदा नदी की बात कौन करेगा इस प्रदेश के अंदर? प्रदेश में गली गली शराब बिक रही है। आप चले जाइए, पैकारी के नाम से हमारे जिले में हम लोगों ने आंदोलन किया कि बंद करो, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, कोरेक्स बिक रहा है, गली गली हमारी नौजवानी बर्बाद हो रही है इस प्रदेश की। इस पे कुछ तो रहम करो। कुछ नहीं। इन सारे पापों को ढकने के लिए धर्म का नाम लेके ये सहारा कर लेते हैं। नर्मदा हमारे लिए भी पूजनीय है, प्रदेश के सबके लिए पूजनीय। जल है, बिना जल के जीवन कहां है? साफ जल हो ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन उस जल पे भी राजनीति मत करो। कहीं शंकर जी की भी फोटो लग जाए, कहीं कृष्ण की मैंने भी लग कनेक्ट जाए। इसलिए किया था कि एक प्रदेश की नदी की बात कर रहे हैं, एक देश की नदी की बात कर रहे हैं। गंगा की सफाई की काम शुरू किया था जब राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने पहला फंड रिलीज किया था। भाई साहब, आंकड़े उठा के देख लीजिए, और लंबा अच्छा खासा बजट दिया था, और गंगा की सफाई में काम प्रारंभ किया गया था स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री राजीव जी के जमाने में। उस बजट को उठा के आप देख लीजिए, काम बड़ा है जी अर्थ इतना नहीं है देश के अंदर। जी जी। अब ये आए हैं तो ये बात करने लगे हैं, ये टीवी रेडियो अखबार में गंगा नदी गंगा भावनात्मक बात करने लगे। ये बात कर रहे हैं, काम नहीं और करते। जो तीसरा जुड़ा हुआ सवाल था कि देश की बड़ी पार्टी और क्षेत्रीय, देखिए ये बात हमने आपको इसका जवाब पहले दे दिया है कि वामपंथी और राइटिस्ट के बीच के लोग, जो मध्य के लोग थे, वो कई भागों में विभाजित हो गए, जिसके वजह से हमारे में कमी आई है। ये मूल तो आपके में से ही निकले हुए पंथ हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि जाति आधार पर, सांप्रदायिक आधार में कई टूटन हो गई देश के अंदर। और अब धीरे धीरे देखिए, बहुत लंबा नहीं, थोड़े अंतराल में ये सारे परिवर्तन आएंगे। देश की जनता पहचान लेगी कि कांग्रेस के सिवाय इस देश को आगे बढ़ाने वाला कोई राजनीति। लेकिन जी, उन्होंने कहा कि नोटबंदी जितना ऐतिहासिक और साहसिक बोल्ड डिसीजन लेना किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थी। मनमोहन सिंह जी तो बोल नहीं निकलते थे, और उन्होंने 8 तारीख को जो बोला और उसके बाद जो नोटबंदी लागू की, इस देश का आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसे बता रहे हैं। ऐसा है कि हाँ पुरोहित जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, नोटबंदी का कहाँ क्या असर है? नोटबंदी का असर यह है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। आप प्रीतमपुर की स्थिति को जाके देख लीजिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम वहां की इंडस्ट्रीज की मदद करेंगे। जो फ्लो था पैसे का, जो तेजी थी, उसमें काफी कमी आई है। इसके असर धीरे धीरे मालूम पड़ेंगे। हम नोटबंदी के विरोध में कहां किया है कांग्रेस ने? हमारा कहना, जिस ढंग से काला धन निकालना चाहिए वो प्रयास करिए आप। नोटबंदी करके तो आपने बवंडर खड़ा किया देश के अंदर, उससे गरीब भी प्रभावित हुआ, लेकिन काला धन खत्म हो गया ये बोल दें? भ्रष्टाचार देश से खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, बता दें प्रधानमंत्री जी। देखिए, जब हम स्ट्रांग स्टेप लेने में, जो काला धन रोकने के जो कानून है उसका हम नियंत्रण नहीं करते, तरीके से उसको, उन कानूनों को लागू नहीं कर पाते, तब इस तरह का नाटक करते हैं। आप ये बताइए कि ये जब सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम विदेश से काला धन ले आएंगे। जब ये पार्टी चुनावी दौर में इसने कहा था कि हम काला धन विदेश से ले आएंगे। कितने पैसे विदेश से ले आए? ये मुंह छुपाने के लिए काम किया इन्होंने। 1 रुपया काला धन विदेश से ये देश के अंदर नहीं ला पाए। अब बात कर रहे हैं, वोट लिया विदेश से काला धन लाने के लिए, वो चैप्टर खत्म हो गया, वो अध्याय बंद हो गया, और देश के अंदर अब इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी बात पर मत जाइए पुरोहित जी, ये नाटक के सिवाय, और एक दिन ये पर्दा उठेगा, इनके नाटक को इस देश की, प्रदेश की जनता जानेगी और ऐसा उखाड़ेगी कि कई वर्षों ये नहीं आएंगे। मैंने बताया, अब इनका बस दिया बुझने का समय नजदीक है, बुझने वाली ये दिया इनकी। लेकिन प्रदेश
में तो ऐसा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है, और वो ये कह रहे हैं कि आप हैं कहाँ, आप सालों में तो नेता प्रतिपक्ष ढूंढ पाए हैं, आपका कौन चेहरा है जो उनसे सामना करेगा? आपके पास चेहरा नहीं है, आपका आपसी द्वंद्व बहुत है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई थी तो क्या शिवराज सिंह जी का चेहरा था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी को अपना चेहरा बनाया था या मध्य प्रदेश में? उस समय तो उमा भारती थी, उमा भारती जी यहां थी। तो बिना चेहरे के भाजपा आ गई और कांग्रेस नहीं आएगी, ये कौन सी बात है? बेतुकी बात। जरा अपने इतिहास में, अपने खुद पार्टी के इतिहास में जाके देख लें। इनके कुकर्म कांग्रेस को ले आएंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। सिर्फ हमारे कांग्रेस जनों की जरूरत है कि जितना भ्रष्टाचार इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जो भी गंदगी इन्होंने किया है, रजाई ओढ़ के घी पिया है इन्होंने, इतना व्यापक भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन आपने ये जो आपकी परिभाषा के बदले में जो है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो है रेनकोट पहन के नहाते हैं। अगर वो कह रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि रेनकोट के पहन के नहाते हैं, तो मैं कहूंगा ये रेनकोट तो पहने ही है, ऊपर छाता भी लगा लिया और काला चश्मा भी लगा लिए। इनको मध्य प्रदेश का व्यापम नहीं दिख रहा? 634 लोगों की जिंदगी एक झटके में बर्बाद होगी, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल बाहर किया, ये मान के कि इन लोगों ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है। अगर मनमोहन सिंह जी को रेन कोट पहनने की बात करते तो मैं कह रहा हूं छाता पहन लिए लगाए उसके रेन कोट के ऊपर, और आंखों में इन्होंने चश्मा लगा के रखा है मित्र। और नहीं तो आज हमारी प्रदेश की आधी मंत्रिमंडल जेल के अंदर होता व्यापम में, अगर कोई न्याय इस देश के अंदर करने वाला हो। पीड़ा तो यह है कि ईडी के अधिकारी जेल में जा रहे हैं, सीबीआई के पूर्व जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध हो रहा। अब इस देश में जांच कौन करे भाई? यह समस्या देश के सामने खड़ी हो गई है कि जांच कौन करे। जो सबसे बड़ी अथॉरिटीज, एजेंसीज है जांच करने की, उन्हीं के मुखिया जेल जा रहे, उन्हीं के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। तो अब इस देश में जांच कौन करे? और ये ऐसा वक्त माननीय शिवराज सिंह जी को मिला है कि केंद्र में उनकी सरकार, कौन जांच करेगा इसकी? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश कर रहे हैं, उसी के परिणाम आ रहे हैं। सरकार तो कोई कदम नहीं उठा पा रही। जो भी थोड़ा बहुत अदालत का भय है, उसके परिणाम है कि कुछ बदमाश, कुछ इसमें भ्रष्टाचारी लोग पकड़े गए, लेकिन वो भी अभी अंजाम तक मामला पहुंचा नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने इसको बीमारू से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और कांग्रेस के पास नेता बचे हैं, कार्यकर्ता तो है नहीं, सो आरोप लगा लेते हैं मीडिया में और थोड़ा बहुत सदन में चिल्ला लेते हैं। ऐसा है, इनसे पूछिए कि तुम्हारे प्रत्याशी जो मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कितना पैसा बांटते हैं? चुनाव को इन्होंने व्यापार बना दिया है पुरोहित जी। इतना पैसे का दुरुपयोग, ये भ्रष्टाचार में जितना पैसा अर्जित करते हैं चुनाव के समय, उसका 10% भी लगा दे तो अथाह पैसा हो जाता है। इन्होंने इसको व्यापार बना दिया है और व्यापारिक तौर तरीके से ये विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और 50 साल की 13 साल से तुलना करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि क्या 13 साल पहले भी वो मशीन थी जब कांग्रेस की सरकार थी कि रीवा में बैठे बैठे फैक्स कर दो तो 2 सेकंड में कागज भोपाल आ जाए? उस समय एक चपरासी बस में बैठ के डाक लेके भोपाल आता था, 2 दिन लगता था साहब। ये जो समय छोटा हो गया है, ईमेल, मोबाइल, जो हमारा काम हफ्तों में नहीं होता था, 15 दिन में होता था, वो काम 1 सेकंडों में इस देश के अंदर होने लगा है। 20वीं सदी की कल्पना राजीव जी ने किया था, कंप्यूटर क्रांति की। और वो कंप्यूटर क्रांति का ये परिणाम है कि आज समय छोटा हो गया है और इनकी जबान बाहर आने लगी कि 50 साल और 13 साल की बात करने लगे। आप सोचिए ना कि साल कितना छोटा हो गया है। आज साल भर 1 महीने के बराबर रह गया है।
जब कभी विस्तृत चर्चा करने को अवसर मिलेगी पुरोहित जी, तो इस बारे में हम पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने हम इस विषय पे बात करना चाहते हैं कि कितना छोटा हो गया है अब वक्त। गांव गांव में गरीब एक रिक्शा चलाने वाले के पास मोबाइल है। समझ गए आप साहब? तो बड़ी भारी परिवर्तन हो गया। आज हम आपके बैठ के बात कर रहे हैं, यहां ये 3-3, 4-4 ये कैमरे लगे हैं। कितने चैनल से भोपाल में काम कर रहे हैं, आप उनकी संख्या गिनोगे तो बता नहीं पाओगे साहब। कितने अखबार हो गए, ये सब इन्हीं ने कर दिया है। हर गांव में 500-500 मोटरसाइकिल, 1000-1000 मोटरसाइकिल है। इन्हीं केवल ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे देश में कर दिया ये परिवर्तन। परिवर्तन किस वजह से इस देश और राज्यों में हुआ, उसके मूल पर जाइए, और मूल पे जाएंगे तो लगेगा कि उसकी आधारशिला केवल कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर रखी है, जिसका आज लाभ राज्य भी उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी देश के प्रधानमंत्री ने भी तंज कसा आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पे, और उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा चुटकुले आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे बनते हैं, इस प्रकार की बातें भी की। आपको क्या लगता है कि वैचारिक नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा कि ये वैचारिक नेतृत्व नहीं है कांग्रेस के पास, अब तो कांग्रेस जो है एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है, कहीं भी दौड़ रही है। हमारे विचार उनके विचार में फर्क है। हमारे विचार हत्या करने के लिए हमको प्रेरित नहीं करते, उनके विचार हत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधी की हत्या हुई, वो कौन से विचारधारा के लोग थे? फर्क है। देखिए, ये सुनियोजित ढंग से हमारे नेता के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार मीडिया का लाभ लेके, अपने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया, इसका लाभ लेके एक तंत्र बनाए हुए हैं। इनकी लूट देखोगे तो आप आश्चर्य कर जाओगे। 25 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग 7-8 साल के अंदर आरएसएस का कार्यालय हमारे रीवा में बना हुआ है। जाके देख लीजिए 25 करोड़ का कहां से आ गया। अगर 70 साल ये तुम्हारी 40 साल बिल्डिंग नहीं बनी तो 5 साल में कैसे बन गई? कांग्रेस से 40 साल का हिसाब मांग रहे, हम आपसे 5 ही साल का मांग रहे हैं कि 25 करोड़ की बिल्डिंग नहीं। लेकिन वो कहते हैं आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या नहीं लेना देना है, वैचारिक संगठन है। आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, आरएसएस के छुटवैया पदाधिकारी मिल जाते हैं तो मैंने सैकड़ों जगह देखा है कि उनके पैर छूते हैं और पैरों में सिर रख देते हैं। एक आध बार तो मैंने एक आध नेता से पूछा कि ये कौन नेताजी हैं जिनके आपने पैर छुए और पैर में सिर रख दिया? तो नीचे से धीरे से किनारे हमको ले गए और बोले, मत पूछो तिवारी जी, ये हम लोगों के माई बाप हैं, ये दिखते नहीं, अंदर घुसे हैं। इनको अगर हम ये न करें तो ये हमें बर्बाद करके रख दें। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर यह बात कही है। आप जरूर इनको नहीं पहचानते क्योंकि बाहर इनके चेहरे नहीं आते, लेकिन ये हमारे निर्णय लेने में इनकी बड़ी भारी भूमिका रहती है। ये निर्णायक लोग हैं हमारी पार्टी के अंदर, निर्णय लेते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकते। अब अभी एक निर्णय कांग्रेस ने लिया है नेता प्रतिपक्ष का चयन करके। अब एक पीछे से बात आती है, जैसे जनविश्वास यात्रा जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ने निकाली तो पीछे से एक नेपथ्य में शोरगुल उठने लगा कि प्रदेश अध्यक्ष ये उपयुक्त नहीं है। आपको क्या लगता है, इससे कहीं ना कहीं एक मानस तो खराब होता है, एक नेपथ्य तो विचलित होता है? देखिए, जहां तक नेता प्रतिपक्ष का सवाल है, सभी कांग्रेसियों ने मिलकर एक लाइन का प्रस्ताव हमने दिया था कि हमारा हाईकमांड आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल जी जो भी निर्णय ले लें वो हम सब लोग के लिए मान्य होगा। हमने पूरा भरोसा नेतृत्व पर किया और नेतृत्व ने हमको ये नेता प्रतिपक्ष सौंपा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे। हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। जी, अब सदन में भी थोड़ा कांग्रेस के तेवर तीखे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो एक बड़े जन समर्थन की, एक बड़े जन आंदोलन की कांग्रेस को ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उतना साहस दिखा पाएगी इस बार? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा जो है
वो विधान बनाने के लिए जी और सरकार को आईना दिखाने के लिए वो हम काम कर रहे हैं। और सरकार जहां आईना नहीं देखेगी और अच्छे विधान नहीं बनाएगी, उन सबको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हे उपवन तेरा मधुमास बना रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हुए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताते हुए कि जो भी इस प्रकृति में है वो क्षण भंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी है विचार। कांग्रेस एक विचार है जो इस देश से मिट नहीं सकता। आपसे विभिन्न सारे पहलुओं पर, विभिन्न सारे मुद्दों पर जितना ओजस्वी, जितना धारदार संवाद आपसे मेरा साझा हुआ, शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनता भी उससे कनेक्ट हो और आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। इस परिचर्चा में आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।